टॉपिक क्या चल रहा था बेटा, बताएंगे आप लोग? सर ग्रुप बेटा टॉपिक क्या चल रहा था? हेलो, आवाज जा रही बेटा मेरी? हाँ बेटा, आवाज वॉइस चेक करिए, वॉइस क्लियर है बेटा? हेलो। यस सर, टॉपिक क्या चल रहा था बेटा, थोड़ा बता दीजिए टॉपिक क्या चल रहा था आप लोगों का? लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाया गया था, थोड़ा बताएंगे बेटा? थोड़ा सा याद दिलाइए बेटा, मुझे याद नहीं है। किसी को आइडिया नहीं है? दीक्षा, अभय और इसका किसी को आइडिया नहीं बेटा क्या टॉपिक चल रहा था? बेटा जब तक टॉपिक नहीं बताओगे कैसे हम सॉल्व कराएंगे और कैसे पढ़ाएंगे? आप टॉपिक तो बताओ एटलीस्ट। ओके, और कोई जो अटेंड किया हो, कोई भी बताए बेटा, माइक भी ऑन कर दिया हो। लास्ट क्लास में कोई था बेटा? जो मैंने क्लास लिया था, है ना? पता है ना, जो मैंने लिया था बेटा, मैंने जेके सर ने जो लिया था। राजश्री, या कोई तो बताओ यार, लास्ट क्लास में मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, कोई बता ही नहीं रहे यार। हम्म।
आप लास्ट क्लास में थे बेटा तन में? तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ाइए? आपके मैंने बोला था आप फटाफट जल्दी बताइए बेटा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा क्लास। इतना ही नहीं आप लोगों को पता कि कौन सा क्लास चल रहा था कौन नहीं चल रहा था यार। हाँ जी। कोई नहीं अटेंड किया था क्या भाई? चलिए बताइए फर्स्ट चैप्टर क्या है? अच्छा ये वाला चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल ना? ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको मोल्स के बारे में पूरा पता है बेटा? मोल्स कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, ये सब पता है? शायद मुझे याद है मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए लास्ट क्लास में, बट आप लोग आते नहीं आए। मोल्स के बारे में पता है? इन सब के बारे में बोलिए। नहीं तो पहले इसको पढ़ाऊंगा फिर इसको पढ़ाऊंगा। अच्छा पता है यानी सबको, ठीक है। तो चलिए मैं भी देख रहा हूँ, पहले इसको करिए फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे मोल्स, मोल्स क्या है?
एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, एक बार मुझे अगर कोई फोटो खींच सकते हो तो फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे या ग्रुप वाले में भेज देना, कि मैंने, जिससे मुझे आइडिया चल जाए कि मुझे पढ़ाना क्या है ना। ये दो चीजें करना है आप लोगों को, कोई भी स्टूडेंट, एक तो जो पढ़ाया था वो भेज देना, जो मैंने क्लास लिया था, और आपका क्या क्या टॉपिक बचा हुआ पढ़ाना वो मुझे लिख के जरूर भेज दीजिएगा। ओके अब है, ठीक है। चलिए बेटा, फाउंडेशन में नंबर है। अब वॉइस क्लियर है? बोलो बेटा। तो आपसे कुछ व्हाट इज द मोल्स, मोल क्या है? तो क्या है, एक फिक्स नंबर है, यानी इट इज फिक्स नंबर, ठीक है। ये फिक्स नंबर तो ही है, साथ साथ इससे और क्या पता करते हैं, ठीक है। इट इज द फिक्स नंबर, और इससे हम अमाउंट पता करते हैं। क्या पता करते हैं? अमाउंट, ठीक है बेटा। अमाउंट ऑफ कोई भी पार्टिकल या कोई भी सबस्टांस हो, उनका अमाउंट पता करते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में बोलना हो कि मोल्स क्या है, तो मोल आप क्या बोलेंगे? फिक्स नंबर। कैसे फिक्स नंबर? जैसे आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होता है, ठीक है। 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट होते हैं, ये तो फिक्स है ना। अगर आपसे कहे कि 1 डजन में कितने ऑब्जेक्ट होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 12। ये तो फिक्स है, सभी को पता है ना। ठीक है ना बात। ये वाला टॉपिक बेटा आपको 11th क्लास में भी मिलेगा, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए इसको बार बार टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने अभय से बोल दिया है कि क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया, मुझे जरूर लिख के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, कोई भी स्टूडेंट, कि आपको कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये जरूर आप लोग आज, कोई भी एक स्टूडेंट, मैं चलो अभय से बोल दे रहा हूँ, अभय आप मुझे बिल्कुल सेंड करोगे बेटा, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है। इसलिए मैं पहले इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं क्या है। तो जैसे हमने आपसे बोला कि 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे हमने कहा मोल एक फिक्स नंबर है, और जिसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल्स में कितने ऑब्जेक्ट होंगे। 6.023 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट होंगे। ये फिक्स है बेटा, मतलब 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होगा? पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये हमेशा यही होगा, ये फिक्स हो गया बेटा, ये फिक्स नंबर। इस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं आवोगैड्रोस नंबर, जिसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सा नंबर बोलते हैं बेटा? आवोगैड्रोस नंबर, ठीक है।
तो अब सुनिए, अगर मोल्स सॉल्व करना है, ठीक है, या आपसे कोई पूछे कि 1 मोल एटम दिया है, 1 मोल एटम, अब आपसे कुछ पूछे कि 1 मोल एटम में कितने एटम होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होगा बताओ एटम। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो आप क्या बताओगे? कितने मॉलिक्यूल होंगे ना। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या लिखोगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसी तरीके से आपको पता करना है। तो अगर हमें मोल्स को सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मोल इक्वल टू, हम क्या पढ़ते हैं, पहला फॉर्मूला, गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फॉर्मूला मोल का होता है बेटा, गिवन पार्टिकल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर। एंड तीसरा फॉर्मूला होता है मोल्स के लिए, जनरल तीसरा फॉर्मूला, 9th और 10th के बेस पर या 11th क्लास का पहला लेक्चर के बेसिस पे, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। समझ में आई बात बेटा? तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल, और मैंने पहला ऑप्शन दे दिया 30 ग्राम एस्टिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दे दिया 6.023 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और तीसरा दे दिया 5.6 लीटर, 5.6 लीटर SO2 गैस एट STP। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? तीनों क्वेश्चन बोलिए बेटा। बोलो, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए।
वाला है सर, बस ये था कौन सा? जो हम ऊपर लगा देते यहाँ पे देखना ऊपर में देखना। तो चलिए फर्स्ट का आंसर क्या हुआ बेटा? 30 ग्राम है। अब एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60। तो इसका आंसर हो गया 1/2, बिल्कुल करेक्ट। दूसरे में देखो मॉलिक्यूल दिया है, तो इसका लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻24 अपान आवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, कितना आ गया बेटा इसका? 10। और तीसरा हमारे पास क्या एसटीपी दिया है, इसका मतलब 5.6 अपान 22.4, 1/4। सभी का क्लियर है बेटा? गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें क्या करना है, निकालना। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड टोटल, find out number of oxygen atom and total atom, find out number of oxygen atom and total atom। तीन वाले में देखो बेटा 5.6 लीटर था ना बेटा। अगर वॉल्यूम दिया है एसटीपी पे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? गिवन वॉल्यूम एसटीपी अपॉन 22.4। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे कहा कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड टोटल एटम इन 20 ग्राम CaCO3। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए ध्यान से। दो तरीका बताऊंगा, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास पता करेंगे। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और CO3 कितना हो जाएगा 16 टू 348। तो ये टोटल हो गया 100। ठीक है, ग्राम। अब देखो जो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। तो ये 3 क्या है? ये 3 मोल क्या है? आइटम है किसके? ऑक्सीजन। ठीक है, बोलो बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? अब बताओ एक मोल एटम में कितने एटम होते हैं बेटा? आवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो अगर इतना मोल एटम है ऑक्सीजन का, तो एटम कितने होंगे? क्या करेंगे हम उसको, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आवोगाद्रो नंबर से। बोलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इतनी आ गई? ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है। एक तो ऑक्सीजन एटम निकाला, टोटल एटम बताइए। तो फिर से लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि 100 ग्राम जो CaCO3 है, ठीक है, इसमें कैल्शियम एक है, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो एक एक 2 3 5 है ना, 5। तो मैं क्या लिखूंगा 100 ग्राम CaCO3 हैविंग 5 मोल एटम। बोलो, ऐसे तो लिखोगे? बोल यार। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम।
ठीक है, अब ये देखो, ये तो किसमें हुआ है बोलिए, 100 ग्राम में, ध्यान से सुनिए, यहाँ ऊपर भी किसमें हुआ, 100 ग्राम में। अब ये बताओ कुल मिला के, जब 100 ग्राम में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, तो उसने पूछा 20 ग्राम में कितने होंगे, तो यहाँ से हम क्या लिखूंगा कि 20 ग्राम में कितने होंगे। तो 20 ग्राम कैसे निकालोगे, पहले 1 ग्राम के लिए निकालोगे, फिर 20 के लिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को क्या करूँ, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 20, और डिवाइड किसको करोगे बताओ, 100 से। जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो गया। अब समझ में बात बेटा, ऐसे यहाँ भी करोगे, 100 ग्राम में इतना आ रहा है आइटम, तो बताओ 20 में कितना होगा। तो 20 ग्राम में CO उतने में क्या होगा, फिर क्या करोगे, 5 इंटू 6.023 10⁻23 अपान किससे डिवाइड करोगे, इंटू 20/100। शायद तभी स्टूडेंट को आ गया होगा समझ। ठीक है, देखो एक जो आंसर आया है आपका, तो एक क्या आया, देखो ऑक्सीजन एटम के लिए जब आया है, ऑक्सीजन वाले के लिए आया, देखो 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 20/100, ये तो आया है, बोल भाई। और टोटल एटम के लिए कितना आया है, टोटल एटम के लिए जो आया वो 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 20/100। अब यहाँ से देखो कितनी अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लिया ना तुम लोग, नोट कर लिया हो ना, बोलो बेटा, ठीक है, तो सुनते जाइए। ये तो पहले तो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है, डायरेक्ट पूरा प्रोसेस समझाया है। अब मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक इन द सेंस डायरेक्ट इतना लंबा नहीं करोगे। बताओ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, मोल्स के होता है। तो ये 20 ग्राम दिया था और मॉलिक्यूलर मास 100 था, तो ये बताओ 20/100 ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, इतना पार्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो इतना है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवोगाड्रो नंबर को, यानी Na को, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट कर रहा है रिप्रेजेंट, वो किसको कर रहा है, नंबर, यानी उस कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के कितने नंबर, ठीक है। ऐसे यहां भी देखो 20/100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवोगाड्रो नंबर को, और उसमें कितने नंबर थे एटम के, ये नंबर बता रहा है। तो इसका मतलब एटम तो एक पार्टिकल्स है ना बेटा, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, ये सब पार्टिकल है। इसका मतलब अगर तुमसे कभी भी एटम निकालने के लिए पूछ रहा है, मतलब पार्टिकल पूछ रहा है, पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, एटम या मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एटसेट्रा कुछ भी, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ये सब पूछा जाए निकालने के लिए, पहले क्या लिखो, मोल्स लिखिए डायरेक्ट, उसका मोल से निकाल लो, फिर क्या करो, आवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बोलिए, और इसके बाद सीधे सीधे उसमें नंबर देख लो कि उसके नंबर कितने, 1 2 3 4 5। ये डायरेक्ट तरीका हो गया ना, बोलो।
लिखने से बच जाओगे। जैसे कि मैं समझाऊं एक क्वेश्चन देके, चलिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने लिया, हमने कहा फाइंड आउट, ठीक है, ऑक्सीजन आइटम, ठीक है, इन 20 ग्राम एसिटिक एसिड। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लंबा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा क्या चीज, ऑप्शन है। पहले मैं निकालूंगा मोल्स, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, मोल्ड इंटू Na इंटू क्या लिखूंगा, नंबर। अब मोल देखो कैसे लिखूंगा, 20 अपॉन एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 इंटू आवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पर पावर 23 इंटू नंबर। बताओ ऑप्शन के कितने नंबर दिख रहे हैं, दो। हो गया ना डायरेक्ट तरीका, ये आपका डायरेक्ट तरीका हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दूं, एटम मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन निकालने दूं कुछ क्वेश्चन बेटा। ओके, चलिए लिखिए। फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल एटम इन, फाइंड आउट, सही से लिख दिया यार, एक मिनट, सॉरी बेटा, एक मिनट दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे लिखूं, फाइंड आउट टोटल एटम एट 3 ग्राम H2O B, 18 ml H2O having D मतलब density 1 gram per cc and C 6.02 into 10 per power 23 particle of CO2. B question, 5.6 liter SO2 gas at STP, है ना। ये चार क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, 1 2 3 4, ये चारों के चारों सॉल्व करिए। सभी लोग बताएंगे, कोई एक स्टूडेंट, सब लोगों को आंसर देना बेटा। इसमें क्या होता है, एक दो बच्चे देते हैं, बाकी कोई देता ही नहीं आंसर।
लाइट कहाँ से बता रहे, कहाँ से अंदर कहाँ कोई चीज लगा था? ये एग्जॉस्ट चालू हो गया, लाइट वाइट चालू हो गया, क्यों बंद हो जा रहा है वाला, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या हो गया कि अभी को लाइट आ रहे हैं, कभी चेंज जो भी किया इसकी वजह से मुझे लगेगा मीटिंग वाला बिल्कुल बंद कर दिया। पहले टेस्ट में क्या पहले ये दिक्कत है बिल्कुल भी लाइट अब उसके बाद में लाइट काम से लगाई उस वाली बाथरूम की लाइट नहीं सब है उसके लिए होल्डर नहीं आपको डालना पड़ेगा एग्जॉस्ट और इसका बताइए लाइट का बटन नहीं किया चेंजिंग नहीं हुआ सर इसमें गाड़ी में लाइट को दूर पर लाइट का सॉल्व करूं? बोलिए। दीक्षा से शाम सौरभ, आप लोग भी बेटा कुछ बोल दिया करो कभी कभार। और उसका बेटा हो पाएगा आप लोगों से, तो आंसर सेंड करो आप लोग भी। चलिए टोटल एटम में बात करूं। पहला क्या दिया, 18 ग्राम H2O। तो अगर हमें एटम निकालना है टोटल या कुछ भी हो, क्या लिखेंगे पहले? ये फॉर्मूला सब में अप्लाई करोगे। तो पहले में अगर 18 ग्राम वाटर दिया है तो हमें पता है गिवन मास लगाओगे जो 18 ग्राम है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी 18 होता है, इनटू आवोगाद्रो नंबर इनटू नंबर। तो हाइड्रोजन के 2 नंबर देख रहे हैं, ऑक्सीजन के 1, तो कितना हो गया टोटल 3। बोलिए। तो पहले का ये आंसर, इसको सॉल्व करना, कैलकुलेट, ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। बी पार्ट देखिए। अब अगर मैं बी पार्ट वाले में बात करूं तो बी पार्ट वाले में भी हमें एटम निकालना है। इसके लिए भी सबसे पहले मोल्स लिखेंगे, फिर 6.023 इंटू 10⁻23 लिखेंगे। इसके बाद नंबर, तो नंबर यहाँ भी 3 होगा, लेकिन मोल्स निकालना है। अब मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखिए अब यहाँ मास नहीं दिया, मॉलिक्यूलर मास तो दिया, आपको पता होगा ना मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18, ये तो दिया है ऑलरेडी, लेकिन मास नहीं दिया। तो मास नहीं दिया लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी दिया, तो आपने पढ़ा होगा मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू के प्लेस पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बोलिए। समझ में आई बात? तो वॉल्यूम कितना है देख लो, 18, वॉल्यूम 18 है, डेंसिटी 1 है। सेम आंसर आ जाएगा भाई, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया कि आंसर दोनों का सेम आ जाए, और जो आंसर ऊपर वाले का आएगा वही नीचे वाले का। ठीक है ना भाई, वॉल्यूम 18 है, डेंसिटी भी 1, तो 1 इंटू 18, 18 हो गया, नीचे भी 18, तो यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है,
चलिए हो गया, ओके। अब सी वाला देख लीजिए। अगर पार्टिकल में दिया हो आपको, निकालना तो एटम ही था टोटल, तो इसके लिए मोल्स निकालो। तो मोल्स के लिए अगर पार्टिकल दिया तो क्या लिखेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपान आवोगाद्रो नंबर, वो भी वही है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हो। इंटू इंटू, अब देखो ये पार्टिकल, तो इंटू फिर आवोगाद्रो नंबर लिखोगे ना, इंटू नंबर, नंबर ऑप्शन 2, कार्बन 1 3, हुआ ना। तो गिवन पार्टिकल अपान आवोगाद्रो नंबर ये किसके बराबर हो गया, मोल्स के बराबर हो गया। क्या हो गया भाई, ये मोल्स, ये आपका आवोगाद्रो नंबर, ये आपका जो नंबर होता था, ठीक है। अब डी देख लीजिए। SO2 गैस दिया STP पे यार, तो पहले क्या लिखोगे, इंटू नंबर, नंबर कितने 3, सल्फर के ऑक्सीजन के 2, मोल्स कैसे निकालोगे यार, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम अगर दिया तो मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3, है ना। तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया ना। बोलो। ठीक है, कितने लोगों ने सही किया था। ओके, ठीक। इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, तो अगला क्वेश्चन निकालिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ml H2O, डेंसिटी 1 ग्राम पर cc। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 नेगेटिव सी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 14 ग्राम एन D1 नाइट्रोजन डी, number of electron in 14 gram N3 1 negative E, number of electron in 14 gram, number of valence electron, number of valence electron in 14 gram N3 1 negative। इसको भी ट्राई करिए, ठीक है।
नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, पानी पी लो। तो मैं भी देखा
हो गया सबका? चलिए इसको सॉल्व करो, है ना। नंबर आ गया 14 ग्राम बेटा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 14 अपान नाइट्रोजन का मास, एटॉमिक मास भी 14 होता है, इंटू आओगे नंबर 6.023 इंटू 10 पर पावर 23 इंटू इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 3 निगेटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ 10। ठीक है, बोलो समझ में आया यहाँ पर? बोलिए। अब इस वाले में देखो 14, इसका एटॉमिक मास भी 14 होता है नाइट्रोजन का, इंटू आओगे नंबर 6.023 इंटू 10 पर पावर 23 इंटू नंबर, तो नाइट्रोजन के पास कितने नंबर इलेक्ट्रॉन थे? 7। अब इसको देखो फिर से 14, एक नाइट्रोजन का 14 तो 3 नाइट्रोजन का कितना हो गया 42 इंटू आओगे नंबर पुट कर लेना इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के पास 7 है तो 3 के पास कितना होगा 21 और एक निगेटिव मतलब एक और आ गया तो कितना हो गया 20। ठीक है, बोलो। बोलो बेटा। अब इसमें देख लो, इसमें भी सेम वही थे 14 अपान 42 इंटू एन ए आओगे नंबर इंटू बैलेंस, एक नाइट्रोजन के पास बैलेंस में 5, तो 3 के लिए कितना होगा 5 इंटू 3, जो इनकमिंग आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो भी बैलेंस सेल में ही आता है, तो एक नेगेटिव प्लस एक और हो गया, तो कितना हो गया ये 16 नंबर इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ कितना पुट कर दोगे 16, ये वाला देखो यहाँ 14/42, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए 14 होता है तो 3 के लिए 42 एटॉमिक मास हो गया, इंटू आओगे दो नंबर, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 नाइट्रोजन के कितना हो गया 21 और एक निगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो कितना हो गया 22। अब ठीक है सब सारा? चलिए तो इस तरीके से आप एटम्स निकालना पता आ गया, इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप बताइए बेटा, आपका जो एसिड और बेस कॉन्सेप्ट है वो 10th के सिलेबस पे या 9th के? एसिड बेस कॉन्सेप्ट 10th में ये हो चुका है क्या? ओके, ये हो चुका है। लुईस एसिड बेस हो चुका है? या बताऊं इसको? चलो अभी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि अगले क्लास से मुझे बताया हूँ, अभी पूरा भेज देना, उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर शुरू करूंगा। बेटा अनुष्का बोल रही है तो ये भेज देना क्या क्या बचा है बेटा, मैं बता दूंगा। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा उसमें। देखिए एसिड के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपने नाम सुना होगा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, नाम सुना है ना बेटा? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा आर्हीनियस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है,
और किसी एक्वस सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। और अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ये तो पता है। जैसे अगर मैं बात करूं HCl, एक्वस मीडियम में क्या रखता है, इसके पास क्या मिलता है, H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब HCl के पास एक्वस मीडियम में H प्लस आयन है। इसका मतलब इस वाले का नेचर मैं क्या बोलूंगा, एसिड। ऐसे ही NaOH को अगर मैं लूं तो एक्वस मीडियम में इसके पास क्या है, OH नेगेटिव आयन से, इसका मतलब ये बेस है। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूं एक्वस मीडियम में तो इसके पास भी OH है ना, ये भी कैसा हुआ, बेस, है ना। तो आर्मीनियस ने बोला कि अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें H पॉजिटिव आयन है तो एसिड होगा, OH नेगेटिव आयन होगा तो बेस होगा। लेकिन ये थ्योरी केवल और केवल लिमिटेड है बेटा। ये थ्योरी क्या है, बोलो, लिमिटेड। कहाँ तक के लिमिटेड है बेटा, ये केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन तक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं अमोनिया, तो अमोनिया जो होता है बेटा उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो अगर अमोनिया बेसिक है तो आर्नियस के अकॉर्डिंग इसमें OH होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें OH है, नहीं है ना। जैसे मैं आपसे बात करूं BF3, ये आपका एक एसिड है, लेकिन क्या इसके पास H प्लस आयन है, नहीं है, फिर भी ये बेसिक एसिडिक है ना। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल आए बेटा जिनमें H प्लस आयन या OH नेगेटिव आयंस नहीं थे। इसका मतलब कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनके लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। यानी आर्नियस के अकॉर्डिंग हम सभी मॉलिक्यूल के एसिड या बेस नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला दिस थ्योरी इज लिमिटेड अप टू एक्वस सॉल्यूशन। ये केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन तक के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इसके लिमिटेशन आ गए तो इनमें जो ड्रॉबैक आया उसको दूर करने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट लिया गया जिसका नाम होता है ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नाम सुना है ना, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस, बोलो बेटा। या जिसे ब्रोंस्टेड एसिड बेस बोलते हैं, बी एसिड बेस, है ना। तो ब्रोंस्टेड एसिड बेस इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड बेस, ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल H प्लस डोनेट कर रहा है, यानी H प्लस डोनर, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो H प्लस डोनेट करे उनका नेचर होता है एसिडिक। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो उनका नेचर होता है बेसिक। ओके, तो H प्लस आयन अगर डोनेट कर रहा है तो एसिडिक है, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो बेसिक है। ये ब्रोंस्टेड ने दिया था। जैसे कि हम बात करें, ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था HCl, इसको भी ले लूं तो HCl क्या देगा, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो H प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा। इसका मतलब यहाँ ये जो है वो किसका काम कर रहा है, एज ए एसिड का काम कर रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमारे पास जैसे दिया गया NH3 प्लस H2 और दूसरा मैं ले लूं HCl प्लस H2O, दोनों देखिए जब हम अमोनिया को वाटर के साथ रखते हैं, किसके साथ रखते हैं, वाटर के साथ, तो अमोनिया को वाटर के साथ रखने से क्या बनता है पहले ये बता दूं। ऐसे सिचुएशन में, और दूसरा HCl प्लस वाटर,
अगर मैं HCl को वाटर में रख दिया तो वाटर जो है HCl के H+ को लेके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और बाई प्रोडक्ट CaDH हमारे पास बनता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ देखूं तो ये अमोनिया प्रोटॉन डोनर नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में एक्वस से H+ लेके अमोनियम आयंस तैयार कर रहा है और यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस आ रहा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा ये, आप इसमें देखें तो इस NH3 का जो प्रोडक्ट हुआ वो अमोनियम आयन हुआ, देख सकते हो, और इस वाटर का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, OH नेगेटिव आयन। समझ में आ रही बात? बोलिए। तो अब आप खुद देखो कि जो अमोनिया है, चार ही है क्या अब देखो इसमें देखिए आप कि अमोनिया से अमोनियम आयन बन रहा है, मतलब अमोनिया ने H+ क्या किया है, क्या किया है भाई, अमोनिया ने H+ लिया होगा तभी तो अमोनियम आयन ना एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। तो जो प्रोटॉन गेन करेगा उसका नेचर बेसिक है, इसका मतलब अमोनिया का जो नेचर यहाँ है वो कैसा है, बेसिक नेचर। ठीक है, और वाटर ने H+ दिया है तो इसका मतलब यहाँ वाटर जो है उसका नेचर जो है एज ए एसिडिक है। समझ में आई बात? अब मैं दूसरे वाले केस में चलूं, HCl से क्या बनना है, Cl, और H2O से बनना हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ देखो HCl ने अपना H+ लॉस किया है, इसका मतलब ये हमारे पास डोनर का काम कर रहा है, मतलब एसिड हुआ। H2O ने HCl से लिया तब हाइड्रोनियम आयन मिला, इसका मतलब H2O यहाँ बेसिक इन नेचर है। ठीक है, बोलो बेटा। तो अब सुनिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर यहाँ पे तो एसिडिक है इसके साथ, और यहाँ पे बेसिक, तो दोनों नेचर शो कर रहा है ना वाटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों नेचर हो उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, बोलो। उसका नेचर कैसा होगा, इसका मतलब H2O जो है उसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर है? सभी लोग बोलो यस नो। ठीक है बेटा, तो वाटर का नेचर हो गया एम्फोटेरिक, क्योंकि दोनों नेचर शो कर रहा, एसिड का भी काम कर रहा है, बेस का भी काम कर रहा है। अब और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, हम प्रोडक्ट में इसके चलते हैं। देखो अमोनिया से अमोनियम आयन बनता है, तो प्रोडक्ट में ऐसे पार्टिकल जिनमें H+ आया हुआ है, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो कहलाता है कॉन्जुगेट। क्या कहलाता है बेटा, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। और प्रोडक्ट में आया है जो H+ दे के आया है निगेटिव वाला, वो कहलाया जाता है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बोलो बेटा। इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन जो है वो क्या है, कॉन्जुगेट क्या है बताओ, एसिड है। किसका कॉन्जुगेट एसिड है, वाटर का। Cl नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। किसका, HCl का। ठीक है, यानी जिसपे पॉजिटिव वो कॉन्जुगेट एसिड, जिसपे नेगेटिव वो कॉन्जुगेट बेस। अब एग्जाम में आ जाए कि आप वाटर का कॉन्जुगेट एसिड बताइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। तो हमने बोला है कॉन्जुगेट एसिड वो होगा जो प्रोटॉन्स को लेके आ रहा हो। तो मतलब इसमें अगर मैं H+ लगा दूं तो ये हाइड्रोनियम आयंस बन जाएगा, और यहाँ से अगर H+ हटा दूं, एक H+ हटा दूं तो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव आयंस बन जाएगा, बन जाएगा ना।
और इसमें मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो जिसमें आपने ऐड किया वो क्या बना उसका, बोलो क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बना सकते हो, जैसे मैं अमोनिया की बात करूं, आपसे कहा जाए कि अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो क्या करोगे, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनाओगे, NH4 पॉजिटिव। आपसे कहा जाए अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस बताइए, तो एक H हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, NH2 और एक निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो बेटा, हटा दे, चलिए अब सुनिए, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक H प्लस देने की टेंडेंसी है, जैसे HCl जो था वो कितना H प्लस दे रहा था भाई, HCl अगर देख बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि HCl जो है वो कितना H प्लस दे सकता है, 1, ठीक है। ऐसे एसिड जिनमें केवल एक प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो उसे हम बोलते हैं मोनो प्रोटिक एसिड, ठीक है। जिनमें 2 प्रोटॉन देने की टेंडेंसी हो, जैसे 2 प्रोटॉन डोनर है तो उसे क्या बोलोगे, डाइप्रोटिक। मतलब जिसमें H प्लस देने की टेंडेंसी हो उसे आप प्रोटिक एसिड बोल सकते हो। आपसे कोई पूछे प्रोटिक एसिड क्या है, तो प्रोटिक एसिड क्या है बेटा, जिनमें H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी हो उसे हम प्रोटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जरूरी नहीं कि जिसमें H प्लस हो वो प्रोटॉन देगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें H प्लस हो प्रोटॉन देगा ही, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपसे बात करूं H3BO3, ये खैर हायर 11th क्लास में तुम्हें समझाया जाएगा, यहाँ नहीं बताऊंगा, बस ऐसे बता दिया हूँ, जैसे कोई पूछे तो भी बता दो क्योंकि समझ भी नहीं पाओगे। H3BO3 में H था लेकिन ये H प्लस देता नहीं बेटा, ये एसिड भी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या H3BO3 प्रोटिक एसिड है तो आप क्या बोलोगे, नॉट ए प्रोटिक एसिड, ये प्रोटिक एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें H प्लस आयन की टेंडेंसी देने की नहीं है, H है लेकिन फिर भी H नहीं देता है। समझ नहीं बात बेटा, जो कि आपको 11th क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ समझा भी नहीं मिलेगा, कोई डाउट। बेटा ये तो कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड ने ही तो दिया था, फिर बाद में उसको लिटमस पेपर ऊपर से चेक किया गया होगा, उसका पीएच निकाला गया होगा। अभी तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिसने जो कॉन्सेप्ट दिया उसी के अकॉर्डिंग तो लेके चल रहा हूँ ना। बोलिए क्यों अब है, समझ नहीं बात बेटा। हमने कहा बेटा अभी तो हम भाई जितने भी साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया फिर उसको चेक किया होगा कि एसिड है या नहीं है, तो उनको मिला कि नहीं H प्लस देने से बनते एसिड, ये OH से, क्योंकि उन्होंने चेक किया होगा ना बेटा, लिटमस से लैब में पीएच वैल्यू निकाल के। भाई नहीं H3 देखो, हमने पहले बोल दिया H3BO3 क्या एसिड है ना। क्यों एसिड है इसके लिए और कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ आप नहीं समझ सकते हो, समझाऊंगा तभी नहीं समझ पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए बता दिया हूँ, वहां जाओगे तो एकदम एक्सप्लेन किया जाएगा। बस ये बताया किसी हम प्रोटिक एसिड नहीं बोल सकते। प्रोटिक एसिड उसे बोलते हैं जिसमें H प्लस देने की टेंडेंसी, ये मॉलिक्यूल ऐसा है इसके पास H है लेकिन फिर भी H प्लस नहीं देता है। अब ठीक है,
चलिए और कुछ अच्छे एग्जाम्पल बता दूं। आपने नाम सुना S3PO4 का नाम सुना बेटा? इस मॉलिक्यूल के बारे में सुना होगा, S3PO4, S3PO3, S3PO2। ओके, इनके बारे में समझाऊं? ये सभी के सभी क्या है? एसिड। समझाऊं इनको? आप समझिए ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनिए। आपको हायर क्लास में, हायर मतलब 11th में आपको मजा आएगा ये सब पढ़ने में। अगर कभी भी फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन आपको दिखे, जैसे यहाँ फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ध्यान देना फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके आगे भी बना देगा, अभी जनरली 5 ही के अकॉर्डिंग चलोगे। फास्फोरस के साथ अगर कभी भी ऑक्सीजन आपको देखेगा तो ध्यान देना एक फास्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, अगर वहां ऑक्सीजन है तो। ये फिक्स है, ठीक है? ठीक है ना? बोल यार। तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, इस H3PO4 का, तो पहले क्या लिखूंगा? P लिखूंगा और डबल बॉन्ड O लगा दूंगा। अब हमने कहा इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 5, तो 2 तो ऑलरेडी बन गया, एक बच्चा, इसका मतलब 3 4 5। कितने बॉन्ड मुझे शो कराने हैं? 5 फास्फोरस के अराउंड अस, ठीक है? तो H3PO4 का सेंटर क्या है बेटा? फास्फोरस है। H3PO3 का सेंट्रल एटम फास्फोरस है। H3PO2 का भी सेंट्रल एटम फास्फोरस, उसको सेंटर पर रख दिया, इसके अराउंड 5 बॉन्ड। तो इसमें देखिए 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन जो है बेटा डबल बॉन्ड के साथ चला गया, तो बचा कितना ऑक्सीजन बचा है? रिमेनिंग कितने ऑक्सीजन बचे बेटा? 3। उनको एक को यहाँ लगाइए, एक को यहाँ लगाइए, एक को यहाँ लगाइए, ठीक है? ये सब चीजें 11th क्लास में क्लियर होती हैं बेटा, ठीक है? यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स के अकॉर्डिंग, थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ आगे, जिससे आगे वहाँ दिक्कत ना पड़े आपको, ठीक है? तो वहाँ एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है? बोल यार। अब देख कितने H है बेटा बताओ? यहाँ H कितने? 3। तो जब यहाँ 3H है तो आप क्या करोगे? जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसके बगल में एक सिंगल बॉन्ड फिर लगाइए और H को ऐड करते जाइए, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया H3PO4 का, ठीक है? बोलिए। अब मैं H3PO3 का अगर बनाना चाहूंगा तो फिर ऐसे करूंगा, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से, बाकी जो बचे सब सिंगल। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो एक ऑलरेडी लगा, तो एक कितना हुआ? 2। एक यहाँ कितना हुआ? 3। बोलो हुआ? कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3। एक इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, एक इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो जो एक बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अब तो है ही नहीं। बोलो। तो ऐसे ही अगर मैं H3PO2 का देखूं तो यहाँ भी क्या करूंगा? P के साथ डबल बॉन्ड O, फिर 5 डंडा खींचूंगा। अब एक ऑक्सीजन लग गया तो बचा एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन को यहाँ लगाओ, तो 3 हाइड्रोजन है, तो एक को यहाँ लगाओगे आप, जो बचेगा यहाँ लगाओगे, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए, इनमें से केवल वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, मतलब वही प्रोटॉन केवल डोनेट होगा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो। जितनी बातें बोल रहा हूँ पूरा लिख लेना कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा होगा बेटा इन सभी केस में? जो किसके साथ अटैच हो? बोलो। यस। तो बताओ इसमें, इस वाले में H3PO4 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे? बोलिए। 3। यानी H3PO4 मैक्सिमम 3 प्रोटॉन लॉस कर सकता है, और अगर ये मैक्सिमम 3 प्रोटॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा? PO4 3 में, ठीक है? चलिए गुड।
अब ये बताओ ये मैक्सिमम कितना प्रोटॉन लॉस कर सकता है? 2, तो माइनस क्या लिखूंगा 2H प्लस, तब क्या बन जाएगा बोल भाई, PO3। जितना प्लस जाएगा उतना निगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 निगेटिव। इसमें कितने प्रोटॉन डोनेट हो सकते हैं? 1, तो 1 डोनेट हो सकता है। अब क्या बन जाएगा यहाँ पे PO2 1 निगेटिव, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा H2 PO3 और यहाँ आ जाएगा H2 PO। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बोलो बेटा। किसी को भी पूछना कुछ तो भी पूछ लो। क्लियर है ना सभी को? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये आगे के लिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि H3PO4, H3PO3, H3PO2 में कौन सा ऐसा है जो मोनोप्रोटिक है? बोलो मोनोप्रोटिक कौन सा होगा? इन सब में कौन सा मोनोप्रोटिक है? H3PO4 है या H3PO3 या H3PO2? यस, दिस इज, यानी H3PO2 इज मोनोप्रोटिक। बिल्कुल करेक्ट, मोनोप्रोटिक। ये वाला कैसा हुआ? डाइप्रोटिक। ये कैसा हुआ? पॉली या ट्राई बोल सकते हो। और सबके सब कौन से एसिड कहलाएंगे? ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास प्रोटॉन देने की टेंडेंसी है। ठीक है ना? अब सुन बेटा, अब आपसे कोई पूछे कि H3PO4 मैक्सिमम कितना प्रोटॉन दे सकता है? थ्री। यार मैक्सिमम 3 दे सकता है तो मिनिमम 1 2 3 सब कुछ हो सकता है। क्यों? मिनिमम 1 2 भी तो हो सकता है, मैक्सिमम 3 है। यानी अगर मैं H3PO4 से केवल एक H को बाहर करूं तो क्या बनाऊंगा मैं? ये बनाऊंगा। अब फिर से H2PO4 नेगेटिव ले लूं, यहां से एक H और बाहर निकाल दूं, एक H और चला जाएगा, तब क्या बचेगा? HPO4 अब 2 नेगेटिव बच जाएगा। और अगर मैं HPO4 1 नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ से एक H पॉजिटिव को और मैं बाहर निकाल दूं, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? PO4 3 नेगेटिव। कोई डाउट? मुन्ना यहाँ मैंने डायरेक्ट निकाला है और यहाँ स्टेप वाइज निकाला है। ठीक है? बोल यार। अब मेरा सवाल सुनिए क्या है। सवाल ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि H2PO4 1 नेगेटिव का नेचर बताइए इसका, तो तुम्हें पहले ये पता करना पड़ेगा कि H2PO4 नेगेटिव जो ये किसका पार्ट है या किसका प्रोडक्ट है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ H3PO4। H2PO4 1 negative is the product of H3PO4. This means H3PO4. This means H3PO4, सॉरी H2PO4 नेगेटिव के पास ये टेंडेंसी है कि अपना एक H प्लस अभी भी ये डोनेट कर सकता है कम से कम।
अगर ये अपना एक H प्लस दे रहा है तो ये फिर से बना देगा HPO4 2 निगेटिव, जो कि मैंने वहां समझाया है। यार इस पे निगेटिव चार्ज है तो इसकी ये भी टेंडेंसी इस समय हो सकती है कि ये H प्लस लेके फिर से वो H3PO4 बना दे, हो सकता है। बोलिए, सब लोग बोलो, बचे ही कितने हो, जोर से बोलो माइक में। ये बात समझ में आई आपको? बोलो माइक में। ठीक है। अब बेटा, तो मैंने पूछा था H2PO4 1 निगेटिव का नेचर। यार इसका नेचर क्या, ये H प्लस लेके ये बना दे रहा है और दे के ये बना दे रहा, मतलब इसका तो दोनों काम हो रहा है, लेने का भी और देने का भी। इसका मतलब H2PO4 बिहेव कर रहा है एज एसिड, कौन सा एसिड, ब्रोंस्टेड एज वेल एज बेस। तो हम इसे ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों बोल सकते हैं। कोई शक? बोलिए। फिर वही जो एम्फोट्रिक होते हैं, देखिए एम्फोट्रिक हमेशा चार्जलेस होंगे बेटा, ठीक है। और एम्फोट्रिक हमने क्या बताया था, डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट रिएक्शन है ना। यहाँ तो मॉलिक्यूल वही अपना है ना, ठीक है। ओके, तो बताइए क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको? बोलिए। गुड। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि PO4 3 निगेटिव का नेचर कैसा होगा, तो तुम्हें पता PO4 3 निगेटिव इज द पार्ट ऑफ दिस। क्या PO4 H प्लस, क्या PO4 के पास H प्लस देने की टेंडेंसी है? क्या PO4 3 निगेटिव के पास H प्लस देने की टेंडेंसी है? नहीं। गुड। लेकिन PO4 3 निगेटिव एक H लेके ये तो बना सकता है ना। इसका मतलब ये एज ए बिहेव करेगा ब्रोंस्टेड, क्या चीज, बेस। क्लियर है? बोलिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, आप देख सकते हो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा, ठीक है। सो अब जब आप 10th के बाद आगे जाएंगे बेटा, ठीक है, तो इसी सब चीजें इसी तरीके से मिलती हैं, ठीक है ना? तो फिर चाहे जेई की तैयारी करो, एडवांस की या नीट की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं होता, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अच्छे ढंग से, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डिटेल्स में एग्जांपल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फाउंडेशन लेवल में इतना ही सही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत चीजें आ गई होंगी, ठीक है। तो आगे के लिए हम लोग अगली क्लास के लिए लुईस एसिड बेस थोड़ा समझा देंगे, और फिर आपका चैप्टर अभी मेरे पास लिख के भेज देना, क्या बचा है, क्या पढ़ाया गया, ओके। अवैध तो चले गए, इसमें से जो भी सौरभ, रात्रि या अनुष्का, जो भी किसी होगा कोई भी भेज देना। तो अब आज के लिए बाय बाय टाटा, है ना बेटा। टाइम शायद होने वाला है ना बेटा, टाइम होने वाला है शायद 7:15 तक होता है क्लास, है ना? तो फिर ठीक है, चलिए तो फिर बाय 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 बाय। गुड इवनिंग, गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे।